हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 9 करने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। आई होप वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए है परिवार पर, बी है विद्यालय पर, सी है समुदाय पर, डी है उपरोक्त सभी। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो परिवार पर भी, विद्यालय पर भी और समुदाय पर भी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। फर्स्ट का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। ए है प्रथम अवस्था, बी है द्वितीय अवस्था, सी है मध्य अवस्था, डी है अंतिम अवस्था। तो कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो आती है मध्य अवस्था, सी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा दूसरे का सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, दूसरों के अनुसार क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है। ए है सामाजिक विकास से, बी है गत्यात्मक विकास से, सी है भावात्मक विकास से, डी है बौद्धिक विकास से। तो दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? तो सामाजिक विकास कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। थर्ड का आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक विकास। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? ए है जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभाव्यता, बी है बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, सी है उच्चतर प्रजनन दर, डी है प्रौढ़ व्यक्तियों का स्थानांतरण। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके परिणाम स्वरूप जो उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? तो उच्चतर प्रजनन दर के। चौथे का सी हो जाएगा, उच्चतर प्रजनन दर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? ए है राज्य सरकार पर, बी है केंद्र सरकार पर, सी है स्थानीय स्वशासी निकाय पर, डी हो जाएगा पंचायत समिति पर। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए, राज्य सरकार पर। फिफ्थ का आंसर ए हो जाएगा, राज्य सरकार पर। और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, वह योजना किस नाम से जानी जाती है? ए है अंत्योदय योजना, बी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सी है इंदिरा आवास योजना, डी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो कौन सी योजना दोस्तों भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है? किस योजना का उद्देश्य? तो वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 6 का भी हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सन भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ए है वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मध्यकाल, डी है आधुनिक काल। तो किस युग को दोस्तों स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो वो है मध्यकाल। सातवें का सी हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग मध्यकाल में जो है स्त्रियों की दशा काफ़ी जो है ख़राब थी, जिसमें पर्दा प्रथा आती है, बाल विवाह बहुत ही होता था, और जो है क्या कहते हैं, और विधवा पुनर्विवाह को भी समाप्त कर दिया गया था उस समय, और सती प्रथा को भी बढ़ावा मिला था। तो ये इसलिए जो है इस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा मध्यकाल। 7 का सी हो जाएगा मध्यकाल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? ए है ILO, UNICEF, WHO, UNHCR, द रेड क्रॉस। बी है ऑक्सफेम, UNDP, यूनिसेफ, द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट। और सी है वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, UNDP, ILO। डी है UNHCR, CEDAW, UNICEF, IMF, ऑक्सफेम। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन कौन से जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? तो कौन से हैं दोस्तों? तो आता है ऑक्सफेम है जो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष पर काम करता है, और UNDP भी करता है, यूनिसेफ भी करता है, द रेड क्रॉस भी करता है, और द हंगर प्रोजेक्ट भी करता है। निर्धनता के विरुद्ध ये जो है कार्य करते हैं। तो ऑक्सफेम दोस्तों ये ब्रिटिश है कंपनी, ब्रिटिश जो है यहाँ पे जो है ऑक्सफेम की स्थापना 1942 में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम में ये पाया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में है ऑक्सफेम का। वैसे ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन बता दिया है मैंने। UNDP है आपके सिलेबस में, यूनिसेफ है, द रेड क्रॉस है। तो UNDP का तो आप लोग को पता ही होगा, 1965 में स्थापना हुई थी। 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना हुई थी। 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। SDI सूचकांक UNDP ही जारी करता है, और जिसके अंतर्गत वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी SDI के अंदर शामिल किया गया है 2010 में। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी यूनिसेफ की स्थापना। द रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था, 1863 में किया था। तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है? ए है व्यक्तिपरक बेरोजगारी, बी है अकस्मात बेरोजगारी, सी है चक्रीय बेरोजगारी, डी है मौसमी बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के दोस्तों कई स्वरूप हैं। व्यक्तिपरक भी होता है, अकस्मात, मौसमी चक्रीय बेरोजगारी होती है, और ग्रामीण नगरीय बेकारी होती है, शिक्षित अशिक्षित बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगारी के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं दोस्तों, और यह व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली जो बेरोजगारी होती है दोस्तों, वो चक्रीय बेरोजगारी होती है। 9 का सी हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है? ए है जेंडर विभाजन, बी है जेंडर विपरीक्षण, सी जेंडर अनुपालन, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑल ऑफ एबव, 10 का डी हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है। ए है अंतरपीढ़ी गतिशीलता का, बी है क्षैतिज गतिशीलता का, सी अंतरापीढ़ी गतिशीलता का, डी है लंबवत गतिशीलता का।
तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। तो यह उदाहरण क्या है, मतलब लोहार, पहले उसके पिताजी लोहार थे, एक पीढ़ी में यानी एक पीढ़ी के थे उसके पिताजी, और उसकी जो पीढ़ी आई उसके बेटे की पीढ़ी, तो उसमें वो इंजीनियर बन गया। तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पीढ़ी गतिशीलता आएगी ना, अंतर पीढ़ी गतिशीलता इसको कहेंगे। 11 का ए हो जाएगा अंतर पीढ़ी गतिशीलता, मतलब एक दूसरी पीढ़ी है। अगर समान पीढ़ी में होता है तो वो अंतरा पीढ़ी में आ जाएगा, लेकिन पीढ़ी अलग अलग है तो यहाँ अंतर पीढ़ी गतिशीलता हो जाएगी। क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है दोस्तों, तो क्षैतिज गतिशीलता में क्या सेम होता है, मतलब क्षैतिज जो पहले रहता है, जो जिस पद पे व्यक्ति वही पद जो है आगे भी वही मिलता है। लंबवत में क्या होता है कि लंबवत में निम्न से उच्च पर जाते हैं, उसे ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं लंबवत को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। ए है समाजीकरण, बी है विधि निर्माण, सी है धर्म, डी है सामाजिक मान्यताएं। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग क्या हो जाएगा दोस्तों, सामाजिकरण हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा सामाजिकरण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है। ए है क्षैतिज गतिशीलता का, बी है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, सी है अधोमुखी गतिशीलता का, डी है सामाजिक गतिशीलता का। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री में मजदूर बन गया। तो यहाँ भी क्या है, मजदूर ही है, भूमि नहीं है, और यहाँ भी क्या है, दूसरे क्या मजदूर है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत आएगा। 13 का ए हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं है, मजदूर पहले भी था, मजदूर अब भी है, तो क्षैतिज गतिशीलता में। ऊर्ध्वाधर में क्या है, अगर वो पहले मजदूर था या फिर अब फिर आगे चल के वो क्या ठेकेदार बन जाता है, या फिर मतलब और अभी ऊंचे पद पे आ जाता है, तो वहाँ पे ऊर्ध्वाधर गतिशील, निम्न से उच्च पे जाएगा ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। अधोमुखी क्या हो जाएगा, अधोमुखी में क्या हो जाएगा, अब क्या है, कोई भूमिपति है और वो भूमि मजदूर बन जाए, तो भूमिपति का मजदूर बनना अधोमुखी में हो जाएगा, मतलब उच्च से निम्न की आ रहा की तरफ आ रहा है, तो अधोमुखी गतिशीलता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है। ए है काम्ट का, बी है स्पेंसर का, सी है हॉबहाउस का, डी है सोरोकिन का। तो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के जो है अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, मतलब सामाजिक परिवर्तन का दो तरह से वर्गीकरण किया गया है, एक चक्रीय सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और एक रेखीय सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। चक्रीय में कौन कौन आते हैं, तो स्पेंगलर आते हैं, सोरोकिन आते हैं, परेटो आते हैं और टाइना भी आते हैं, चक्रीय में आते हैं। और जो ये लोग काम्ट जो है, स्पेंसर और हॉबहाउस और जो है मार्क्स और वेबलेन जो है ये रेखीय में आते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अनुभविक और संप्रत्यात्मक बीच आगा पीछा करता है, तो कौन हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन की पुस्तक का क्या नाम है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है। पुस्तक का क्या नाम है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये सोरोकिन की पुस्तक का नाम है। और इन्होंने दोस्तों जो है सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने संस्कृति के 3 स्वरूप बताए, इंद्रिय परक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। तो साथ में इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है। ए है मैक्स वेबर ने, बी है एल.टी. हॉबहाउस ने, सी है आगस्ट काम्टे ने, डी है कार्ल मार्क्स ने। तो समाज के परिवर्तन के अध्ययन की त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों,
उपयोग किसने किया है? तो वो किया है अगस्त काम्टे ने किया है। 15 का सी, अभी बताया मैंने, काम्टे किस सिद्धांत से, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है, अगस्त काम्टे, और इन्होंने उसी में त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है। और इसके अंदर त्रिस्तरीय सिद्धांत में क्या कहता है? धार्मिक, तात्विक और एक वैज्ञानिक आता है, या प्रत्यक्षात्मक भी लिखा रहता है। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत में ये तीनों आते हैं इनके, तो साथ में ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। ए है काली खांसी, बी है पेचिस, सी है खसरा, डी है खूनी पेचिस। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? काली खांसी तो पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? खसरा, मीजल्स, इसी को मीजल्स भी कहते हैं। 16 का सी हो जाएगा। खसरा जो है वायु द्वारा फैलने वाला रोग होता है, यानी वायरस से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। ए है मीजल्स, बी है जर्मन मीजल्स, सी है चिकन पॉक्स तथा चेचक, डी है उपरोक्त सभी। तो वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाला सामान्य छूत कौन कौन सा है दोस्तों? इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीजल्स भी है दोस्तों, वायरस से ही होता है। जर्मन मीजल्स भी होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से ही होता है, या चेचक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। 17 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं। ए है आंतों के संक्रमण से, बी है माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, सी है नवजात पीलिया से, डी है अति सक्रियता से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे नवजात शिशु आमतौर पर किससे पीड़ित रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से। 18 का बी हो जाएगा, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से ज़्यादातर पीड़ित रहते हैं नवजात शिशु। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। ए है संवेगों को समझने की, बी है संवेगों को नियंत्रण करने की, सी है संवेग उत्तेजित करने की, डी है संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। तो संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं होगी दोस्तों? यहाँ पे संवेगों को समझना, ये भी आएगा संवेगात्मक में। संवेगों को नियंत्रण में करना, ये भी संवेगात्मक बुद्धि में आएगा। संवेग उत्तेजित करने की, तो ये जो है संवेग उत्तेजित करना दोस्तों इसमें नहीं आएगा। 90 का सी जो उत्तेजित करना नहीं आएगा। डी क्या है? संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की, तो ये भी होता है, हम संवेगों का अभिव्यक्त तो करते हैं, तो संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सी नहीं होगा और बाकी सभी होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। दोस्तों ये भी है कि संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो डेनियल गोलमैन ने दिया था। साथ में इसको भी याद रखिएगा, संवेगात्मक शब्द का प्रयोग जो है डेनियल गोलमैन ने किया था। डेनियल गोलमैन ने किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। मानसिक विकास होता है। ए है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, बी है अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, सी है अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से, डी है किसी भी तरह से। तो मानसिक विकास कैसा होता है दोस्तों? कोई भी विकास हो दोस्तों तो वो नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। 20 का ये हो जाएगा नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। ए है वर्गीकरण, बी है श्रेणीकरण, सी है संरक्षण, डी है वस्तु अस्थायित्व। ये सभी वर्ड्स किससे संबंधित है दोस्तों? वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण और वस्तु अस्थायित्व जो है ये सभी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है ये सभी उनसे संबंधित वर्ड हैं। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा, श्रेणीकरण करना आता है, व्यवस्थित करने की क्षमता को श्रेणीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है।
भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताइए। ए है सशक्तिकरण, विकास एवं कल्याण। बी है कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण। सी है कल्याण, सशक्तिकरण एवं विकास। डी है विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण। तो भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्य का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले क्या होगा? कल्याण होगा, फिर विकास, फिर सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ठीक है दोस्तों, 22 का बी हो जाएगा कल्याण, विकास और सशक्तिकरण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 23 है। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? ए है मुता, बी है निकाह, यहाँ पे निकाह होगा। सी है बातिल, डी है फासिद। तो मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति का विवाह कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है मुता होता है। 23 का मुता ए हो जाएगा। ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। बी क्या हो जाएगा? निकाह जो है ये सबसे अच्छा विवाह माना जाता है मुस्लिमों में। तो आंसर हो जाएगा मुता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? ए है वर्जित कर्म का, बी है गोत्र बहिर्विवाह या विजाति विवाह का, सी है जाति सगोत्र विवाह के नियम, डी है अगम्यागमन वर्जन या निषिद्ध। तो हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है दोस्तों? तो बी हो जाएगा गोत्र बहिर्विवाह या विजाति विवाह का। और दोस्तों जो है एक्सोगमी, बहिर्विवाह को एक्सोगमी कहते हैं। एक्सोगैमी हो जाएगा दोस्तों। और इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था? मैकलेलन ने किया था। एक्सोगमी वर्ड का प्रयोग जो है मैकलेलन ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए है 1939 में, बी है 1942 में, सी है 1955 में, डी है 1961 में। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो 1939 में। 25 का एक जगह 1939 में हुआ था मुस्लिम विवाह विच्छेद। और शरीयत जो हुआ था, शरीयत जो आया था मुस्लिमों का, शरीयत लॉ जो आया था ये 1937 में आया था मुस्लिमों में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह कहलाता है? ए है उत्पत्ति मूलक परिवार, बी है प्रजनन मूलक परिवार, सी है जन्मगत परिवार, डी है प्राथमिक परिवार, ई है वैवाहिक परिवार। तो कौन सा परिवार जो है विवाह के बाद स्थापित होता है दोस्तों? तो वो होता है प्रजनन मूलक परिवार। 26 का बी हो जाएगा प्रजनन मूलक परिवार। चूँकि दोस्तों मर्डॉक ने परिवार के 2 भाग बताए हैं, मतलब 2 भागों में विभाजित किया। एक जन्म मूलक परिवार होता है, जन्म मूलक, और दूसरा होता है प्रजनन मूलक परिवार होता है। जन्म मूलक परिवार कौन सा होता है? जिसमें हम जन्म लेते हैं वो जन्म मूलक परिवार होता है। और प्रजनन मूलक जिसे हम स्वयं बनाते हैं, विवाह के बाद जो है स्थापित करते हैं, वो होता है प्रजनन मूलक परिवार। तो ये 2 भागों में बांटा है मर्डॉक ने। तो आंसर हो जाएगा प्रजनन मूलक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? ए है प्रतिलोम, बी है अनुलोम, सी है देवर विवाह, डी है शाली विवाह। तो क्या कहते हैं दोस्तों? जब हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से करता है विवाह तो वो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। 27 का हो जाएगा।
पुरुष क्या होगा, निम्न होगा, स्त्री जो उच्च की होगी तो प्रतिलोम हो जाएगा, और पुरुष उच्च का होगा और निम्न वर्ग की स्त्री होगी तो वो अनुलोम हो जाएगा। पुरुष उच्च, इसमें पुरुष उच्च होगा और स्त्री निम्न होगी तो अनुलोम होगा। शाली विवाह सोरेरेट, कभी कभी सोरेरेट करके भी पूछता है, और देवर विवाह को लेविरेट करके पूछता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय गठन कब किया गया था? ए है 1995 में, बी है 1996 में, सी है 1997 में, डी है 1998 में। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। 28 का डी हो जाएगा 1998 में। और इस समय जो है कैबिनेट मंत्री कौन है इसके? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है जो है इसके अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आगे जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? ए है 275, बी है 238, सी है 224, डी है 339। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें 29 का ए जाएगा 275। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? 1993 में, 2001 में, 2004 में, 2007 में। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, टाइफाइड रोग का कारण है स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, बी है साल्मोनेला टाइफी, सी है प्लाज्मोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, अभिकथन ए है, जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। कारण आर है, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर ए सही है, परंतु आर गलत नहीं, दोनों नहीं, ए और आर दोनों नहीं। यहाँ पे क्या है? ए गलत है और आर सही है। 32 का डी हो जाएगा, ए गलत परंतु आर सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? 1956 में, 1961 में, 1980 में, डी है 1982 में। तो दहेज विरोधी बिल जो है किस सन में पारित हुआ था? तो 1961 में। 33 का बी हो जाएगा, 1961 में पारित हुआ था। और इसमें जो है मैंने बताया था आपको कि संसद ने तो पारित किया था 20 मई, संसद के द्वारा 20 मई 1961 को संसद ने के द्वारा इसको जो है बनाया गया था, और 1 जुलाई 1961 को इसको पारित किया गया था। और जो है दहेज को परिभाषित किस सेक्शन में किया गया है? तो धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। धारा 2 में इसको डिफाइन किया गया है। और धारा 3 में कहा गया है, धारा 3 में जो है दहेज लेने और देने पर जो है दंड का प्रावधान किया गया है। जुर्माना लगेगा 15,000 रुपये का। धारा 3 में 15,000 का जुर्माना और 5 साल की सज़ा होगी। और धारा
4 में क्या है, धारा 4 में जो है अगर कोई दहेज की डिमांड करता है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। तो ये सब एक्ट, ये एक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आंसर यहाँ पे मैंने बताया 1961। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता है। ए है असुर विवाह, बी है पिशाच विवाह, सी है राक्षस विवाह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू शास्त्र में दोस्तों 8 विवाह का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है, तो 4 जिनमें से अच्छे हैं और 4 जो है खराब में आते हैं। तो 4 कौन से अच्छे हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, और एक कौन सा है, ब्रह्म, दैव, प्रजापत्य और आर्ष, ये जो है अच्छे विवाह में आते हैं। ब्रह्म, दैव, प्रजापत्य और आर्ष, ये अच्छे विवाह माने जाते हैं। और जो है 4 जो है खराब कौन कौन से हैं, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच जो है ये खराब विवाह माने जाते हैं। असुर में क्या है, लड़की को बेच करके जो है लड़की के घर वाले बेच देते हैं उसको। और गंधर्व में जो इसमें लव मैरिज कहा जाता है उसमें इसको गंधर्व कहा जाता है। राक्षस में अपहरण कर लिया जाता है, पिशाच में ज़बरदस्ती। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 34 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राक्षस विवाह हो जाएगा। 34 का सी हो जाएगा राक्षस विवाह, सी। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता है, सी राक्षस विवाह कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। ए है आचरण में, बी है स्वभाव में, सी है दृष्टिकोण में, डी है ऑल ऑफ एबव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएंगे। आचरण में भी जो भिन्नताएं देखने को मिलती है, और स्वभाव में भी, दृष्टिकोण में भी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक लेस्बियन परिवार वह है जब ए है 2 या अधिक पुरुष साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, बी है 2 या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़े तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, सी है 2 या अधिक पुरुष व 2 या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, डी है एक पुरुष या महिला बच्चों के परिवार की तरह देख रेख करते हैं। तो लेस्बियन क्या होता है दोस्तों, समलैंगिक उसको कहते हैं, लेस्बियन को ही समलैंगिक भी कहते हैं। लेस्बियन में क्या है, चाहे समान पुरुष या समान महिलाओं के बीच में जो है जो मैथुन संतोष होता है तो उसे ही जो कहते हैं लेस्बियन कहते हैं। पुरुष पुरुष और महिला महिला के बीच में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, चाहे पुरुष पुरुष में हो चाहे महिला महिला में हो। तो समलैंगिक दोनों समान है लिंग वाले, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, लेस्बियन होता है। और मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि LGBT के बारे में मैंने बताया था। LGBT का संबंध किस सेक्शन से है, तो सेक्शन 377 से संबंधित है LGBT। L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर। तो जो है अब इसको क्या है 377 को जो है धारा 377 को 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है, यानी लेस्बियन जो है इसी को जो है अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है। तो साथ में इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है, ए है तुलन पत्र, बी है पारिवारिक बजट, सी है मौद्रिक संसाधन, डी है अभिलेख। तो एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका जो होता है, जैसे हम लोग क्या जो है
बजट पेश किया जाता है ना कि इस हर वर्ष बजट पेश किया जाता है, इस बार भी पेश किया गया 2 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्त मंत्री हैं। तो क्या है कि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में इतना पैसे खर्च किए जाएंगे, इस फील्ड में इतने पैसे खर्च किए जाएंगे, तो क्या है ये बजट पेश किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई परिवार जो है अपने आगे के खर्चे के लिए जो है जो ब्यौरा मतलब लिखता है कि इस महीने में इतने खर्च करना है, इस महीने में इतना यहाँ पे खर्च करना है, तो वही क्या होता है, वो यही पारिवारिक बजट कहलाता है। 37 का हो जाएगा बी, पारिवारिक बजट हो जाएगा। आगे देखते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है ए गर्भाशय ग्रीवा, बी भ्रूण नाल, सी गर्भाशय, डी अंडाशय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भ्रूण नाल हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा, भ्रूण नाल हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। ए है एस्पिरिन, बी है एंटीबॉडी, सी है एंटीबायोटिक्स, डी है एंटीजन। तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है दोस्तों, क्या एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। 39 का सी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, बी विटामिन की कमी की वजह से होता है, सी मस्तिष्क का कैंसर है, डी प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो ल्यूकेमिया किसके कारण होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या होता है, कैंसर होता है। कौन सा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का होता है। 40 का हो जाएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर जो होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है। ए है प्रोटोजोआ, बी है जीवाणु, सी है विषाणु, डी है कवक। तो किसके द्वारा कालाजार नामक रोग होता है दोस्तों, तो ये लिशमैनिया डोनाबानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। लिशमैनिया डोनाबानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। 41 का ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया है। ए है टाइप 1 पोस्टेरियर, बी है टाइप 2 पोस्टेरियर, सी है टाइप 2 एंटेरियर, डी है टाइप 1 एंटेरियर। तो किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया है दोस्तों, 42 का हो जाएगा बी, टाइप 2 पोस्टेरियर को खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है, जब प्लेसेंटा क्या करता है, जो सर्विक्स के द्वार को जो है ढक देता है, तो उसे ही प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। टाइप 2 पोस्टेरियर में क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो प्लेसेंटा प्रीविया जो प्लेसेंटा जो होती है सर्विस के द्वार को ढक लेती है, और इसमें क्या होता है, बालक का शीर जो होता है, जो कि बालक का शीर सामान्यतः नीचे होना चाहिए, और इसमें क्या होता है कि बालक का शीर जो होता है ऊपर हो जाता है, और प्लेसेंटा जो होती है नीचे की तरफ सर्विस के द्वार को ढक देती है, जिसमें क्या होती है, प्रसव होने में जटिलताएँ हो जाती हैं। तो इसी के चूँकि ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे विपरीत हो जाते हैं, तो टाइप 1 पोस्टेरियर होता है। सामान्यतः क्या होता है कि शिशु का सिर नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, तो वही होता है टाइप 2 पोस्टेरियर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, गर्भावस्था में शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता किसका परिणाम है। ए है माँ के रक्त के आयतन में वृद्धि का, बी आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण का, सी है प्रथम त्रैमासिक पश्चात अल्प एरिथ्रोपोइटिन का, डी है मातृ यकृत द्वारा आयरन के अधिक अनाक्षीकरण का। तो क्रियात्मक रक्ताल्पता किसका परिणाम होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण करने का परिणाम होता है। 43 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसकी स्टेट के रूप में प्रगति नहीं हुई और जिससे रिकवरी असंभव है, वह है ए त्वरित गर्भपात, बी है संकटापन्न गर्भपात, सी है अनिवार्य गर्भपात, डी है विफल गर्भपात। तो दोस्तों
गर्भपात के जो है 9 सामान्यतः जो है 9 प्रकार जो है बताए गए हैं। सब गर्भपात के 9 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहला थ्रेटेंड हो गया, जिसे संभावित भी कहते हैं। दूसरा इनएविटेबल हो गया, इनएविटेबल को यानी अनिवार्य गर्भपात हो गया। दूसरा क्या होता है? अपूर्ण गर्भपात होता है। तीसरा जो है पूर्ण गर्भपात होता। चौथा जो है पूर्ण होता है। मैं लिख देती हूँ। थ्रेटेंड यानी संभावित गर्भपात होता है। अनिवार्य गर्भपात होता है। अपूर्ण गर्भपात हो गया, पूर्ण गर्भपात हो गया, प्रेरित गर्भपात हो गया, अप्राप्त या लुप्त गर्भपात हो गया। कितने में? 2 2 4 6 हो गया। एक लुप्त हो गया और एक हो गया, एक आदतन हो जाएगा। संभावित, अनिवार्य, अपूर्ण, पूर्ण, प्रेरित, लुप्त, आदतन एक चिकित्सीय होता है और एक सेप्टिक होता है। सेप्टिक के अंतर्गत जो है प्रेरित भी आ जाता है और जो है अपूर्ण भी आता है। सेप्टिक के अंतर्गत प्रेरित और अपूर्ण दोनों आ जाते हैं। सेप्टिक में क्या होता है? इसमें किस प्रकार का? इसमें बदबूदार रक्तस्राव होता है, गुलाबी रंग का होता है, सेप्टिक में अंतर्गत आता है। और लुप्त प्राय में क्या होता है? लुप्त प्राय में जो है भूरे रंग का रक्तस्राव होता है। तो साथ में याद है संभावित जो है जिसमें बचाया जाना मुश्किल हो जाता है। गर्भ को जो है गर्भ को मतलब बनाए रखना जो है ये जो है मुश्किल हो जाता है, तो उसे संभावित होता है। अनिवार्य क्या होता है? इसमें कुछ भी गर्भपात मतलब हो ही जाता है। अपूर्ण में आंशिक कुछ पदार्थ जो है भ्रूण के कुछ पदार्थ जो है पेट में ही रह जाते, तो अपूर्ण कहलाता है। पूर्ण में क्या होता है? पूरी तरह से सब क्लीन हो जाता है, तो पूर्ण में आ जाए। प्रेरित में जो जानबूझ के कराया जाता है, जिसे आपराधिक भी कहा जाता है, प्रेरित। लुप्त प्राय में क्या होता है कि लुप्त में क्या होता है? पता ही नहीं चलता है कि गर्भपात हो गया है, जब चेकअप कराने जाते तब पता चलता है। आदतन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण जो है आदतन गर्भपात देखा जाता है। मतलब बार बार कंसेप्शन होने के तुरंत मतलब टिकता ही नहीं है, गर्भ जो है टिकता ही नहीं है, वो गिर जाता है। चिकित्सीय में क्या होता है कि अगर जैसे शिशु के कारण क्या है, गर्भ के कारण जो है माँ को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए, माँ की जान को खतरा होता है, तो वहाँ पे चिकित्सीय गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। सेप्टिक में मैंने बताया कि बदबूदार और गाढ़े रंग गुलाबी रंग का बदबूदार रक्तस्राव होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसकी स्टेट के रूप में प्रगति नहीं हुई, जिससे रिकवरी असंभव। तो यहाँ पे असंभव संकटापन्न गर्भपात, असंभव वही संभावित को ही कहेंगे संकटापन्न, भी हो जाएगा संकटापन्न गर्भपात, थ्रेटेंड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रीएक्लेम्पसिया के प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली गर्भवती मां के परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि क्लाइंट विषाक्तता का सामना कर रही है? ए है 10 बीट्स पर मिनट का श्वसन, बी है सीरम मैग्नीशिया का स्तर 6 मैग पर लीटर, सी है गंभीर टेंडन सजगता की उपस्थिति, डी है 3+ का प्रोटीनूरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्भवती माँ के परीक्षण पर निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि क्लाइंट विषाक्तता का सामना कर रही है? तो 45 का ए जगह 10 बीट्स पर मिनट का श्वसन। अब देखिए दोस्तों, प्रीएक्लेम्पसिया के प्रबंधन के लिए पूछा। अब देखिए, जो कि विषाक्तता, गर्भकालीन जो विषाक्तताएँ होती है 2 प्रकार की होती है। एक तीव्र होता है, तीव्र यानी तीव्र विषाक्तता, एक्यूट टोक्सोमिया कहते हैं, एक्यूट टोक्सोमिया। एक होती है दीर्घ विषाक्तता, जिसे क्रोनिक टोक्सोमिया कहते हैं। तीव्र में भी 2 प्रकार की होती है, एक प्री एक्लेम्पसिया होता है, और एक एक्लेम्पसिया होता है। और प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि प्रोटीनूरिया निकलती है और सूजन होता है। यूरिन के साथ क्या है? प्रोटीन निकलता है बाहर और ये सूजन होता है। एक्लेम्पसिया में क्या होता है? एक्लेम्पसिया में जो है बेहोशी होती है और ऐंठन होता है। एक्लेम्पसिया में
प्री एक्लेम्शिया के लक्षण एक्लेम्शिया में जो होते हैं प्री एक्लेम्शिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। ये प्री एक्लेम्शिया का गंभीर रूप जो होता है वो एक्लेम्शिया कहलाता है। और एक्यूट में दीर्घ में जो होता है या क्रॉनिक जो लंबे समय की जो होती है विषाक्तता उसमें आती है ये रक्तचाप उच्च होता है और नेफ्राइटिस की गुर्दे की बीमारी होती है। नेफ्राइटिस या गुर्दे की बीमारी होती है और रक्तचाप जो होता है उच्च होता है। तो ये दीर्घ टॉक्सोमिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आंसर क्या बताया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 बीट्स पर मिनट का श्वसन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ए है भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा, बी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, सी है यूनिसेफ द्वारा, डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वीरता पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा। 46 का ए हो जाएगा भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा, ICCW के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1986 में जो है ICCW की स्थापना होती है, 1 अक्टूबर 1986 में। और जो है अब कब से जो है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान कब से किया जा रहा है इसके द्वारा, तो 1957 से, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, देखती हूँ दोस्तों, 1957 से ही राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे 1957 से राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा। आगे देखते हैं, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय बाल कल्याण परिषद। इसका सन देखते हैं दोस्तों, 1986 ही है या फिर कोई और है, अगले वीडियो में बताएंगे, या फिर आप लोग देख लीजिएगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 47 है, स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय, ए है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ावा देना, बी है प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, सी है पोषण असंतुलन, डी है आर्थिक लाभ। स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय, किसको छोड़ के स्तनपान कराने के लाभ होते हैं, क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ावा देना, ये होता है, सही है। प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी सही है। पोषण असंतुलन क्या होता है, पोषण असंतुलन भी बना रहता है, मतलब वज़न भी क्या होती है, कम होता है इसे स्तनपान कराने से, माँ का वज़न भी कम होता है। आर्थिक लाभ नहीं होता है, स्तनपान कराने से क्या आर्थिक लाभ होगा, और क्या होता है स्तनपान कराने से जो है स्तन कैंसर नहीं होता है माँ को। सबसे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है। ए है भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन, बी है झिल्ली का लंबे समय से टूटना तथा प्रोलॉन्ग लेबर, सी है कुछ समयता और IUGR, डी है सभी। तो गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की क्या परिस्थितियों में वृद्धि होती है दोस्तों, यहाँ पे सभी हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा, सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, ए कोल्ड चेन, बी वैक्सीन वाहक, सी है डीप फ्रिज, डी है बर्फ पत्ती वाला रेफ्रिजरेटर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली विधि दोस्तों 49 का हो जाएगा, कोल्ड चेन कहलाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे की लिंग का निर्धारण करता है, ए है RH, बी है केवल X, सी है केवल Y, डी है X और Y दोनों। तो कौन से गुणसूत्र बच्चे की लिंग का निर्धारण करते हैं दोस्तों, अगर X से X मिलता है तो फीमेल और X से Y मिलता है तो मेल बनता है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। 50 का डी हो जाएगा, दोनों से लिंक का निर्धारण होता है, एक्स और वाई दोनों से होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहेंगे। आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।